कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सीमाओं को देखकर दुनिया दंग रह जाए, जिसकी सेनाएं दूर दूर तक धूल उड़ाती हुई जीत का परचम गाड़ती चलें और जिसके शासकों का नाम सुनते ही विरोधियों की सांस अटक जाए। यही था रोम। मगर इस अजेय साम्राज्य के केंद्र में एक समय ऐसा आदमी बैठा जिसने ताकत को शासन नहीं, आतंक बना दिया। 37 ईस्वी की वह घड़ी जब कैलिगुला ने सत्ता संभाली, रोम के लिए उम्मीद का पल लग रही थी। गलियों में रोशनी थी, लोगों के चेहरों पर चमक थी और हर तरफ यह विश्वास कि अब एक नई सुबह आएगी। पर वह सुबह नहीं थी, वह एक लंबी जलती हुई रात थी जिसमें सबसे पहले राख हुई वे जिंदगियां जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती थी। महल के भीतर जो कुछ घटा उसे इतिहास ने दर्ज भी किया, तोड़ मरोड़ भी दिया और कई बार दबा भी दिया। आज उसी अंधेरे दरवाजे को खोलना होगा। आज हमें उस जगह उतरना होगा जहां रोम की सबसे विशाल सत्ता सबसे असहाय लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। यह केवल एक सम्राट की कथा नहीं है, यह उन औरतों की कहानी है जिनकी चीखें सत्ता की मोटी दीवारों में कैद होकर रह गईं। अगर सच तक पहुंचना है तो हमें इतिहास के उन्हीं धुंधले और काले पन्नों में लौटना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और दबी हुई कहानियां सामने आए तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। रोम उस दौर में केवल एक शहर नहीं था, वह अनुशासन, शक्ति, कानून और सैन्य गौरव का प्रतीक था। वहां सीनेट थी, अदालतें थीं, सेनाएं थीं और ऐसी व्यवस्था थी जो खुद को अटूट समझती थी। लेकिन इतिहास बार बार बताता है कि जब सत्ता गलत हाथों में पहुंचती है तो सबसे संगठित ढांचे भी भीतर से सड़ने लगते हैं। कैलिगुला इसी सड़न का चेहरा बनकर उभरा। उसका पूरा नाम था गायस जूलियस सीजर ऑगस्टस जर्मेनिकस, लेकिन दुनिया उसे उस नाम से जानती है जो उसे बचपन में मजाक और स्नेह के बीच मिला था। वह अपने पिता जर्मेनिकस की सेना के साथ रहा करता था, छोटे सैनिकों जैसे जूते पहनता था और सैनिक उसे प्यार से कैलिगुला कहने लगे, जिसका अर्थ था छोटा बूट। विडंबना देखिए, एक मासूम संबोधन आगे चलकर इतिहास के सबसे भयावह नामों में बदल गया। उसका जन्म 31 अगस्त 12 ईस्वी को हुआ। उसके पिता जर्मेनिकस रोम के सबसे प्रतिष्ठित सैन्य नेताओं में गिने जाते थे। जनता उन्हें सम्मान देती थी, सैनिक उन पर जान छिड़कते थे और उनका परिवार गौरव का प्रतीक समझा जाता था। लेकिन शक्ति के गलियारों में सम्मान अक्सर सुरक्षा नहीं देता। कैलिगुला अभी बहुत छोटा ही था जब उसके पिता रहस्यमय परिस्थितियों में मर गए। झड़ दिए जाने की चर्चा लंबे समय तक चलती रही। यह केवल एक पिता की मृत्यु नहीं थी, यह एक बच्चे के भीतर विश्वास के टूटने की शुरुआत थी। इसके बाद उसकी मां एग्रिपिना भी सत्ता के खेल की भेंट चढ़ गईं। सम्राट टिबेरियस ने उन्हें निर्वासित कर दिया और वहीं अपमान, अकेलेपन और भुखमरी के बीच उनकी मौत हो गई। एक बच्चा यह सब देख रहा था। वह देख रहा था कि रोम में खून से बढ़कर सत्ता है, रिश्तों से बड़ा डर है और इंसाफ से तेज चाल राजनीति की है। जो घाव उस उम्र में लगे वे बाद में उसके भीतर विकृत रूप में पलते रहे। टिबेरियस के शासनकाल में कैलिगुला ने अपने युवावस्था के साल दरबार के आसपास बिताए। बाहर से वह विनम्र दिखता था, वह झुकना जानता था, मुस्कुराना जानता था, सही समय पर चुप रहना जानता था। लेकिन उसके भीतर क्या बन रहा था यह कोई नहीं समझ पाया। बाद के इतिहासकारों ने लिखा कि उसमें संवेदना का अभाव था और दूसरों की पीड़ा उसे विचलित करने के बजाय आकर्षित करती थी। उसने दंड होते देखे, यातनाएं देखीं, अपमान देखे और वह सब देखता रहा जैसे किसी इंसान की नहीं, किसी अलग प्रकृति की आंखें हों। शायद वहीं उसने समझ लिया था कि डर रोम की सबसे प्रभावी भाषा है। 37 ईस्वी में टिबेरियस की मृत्यु हुई और सत्ता कैलिगुला के हाथ आ गई। वह केवल 24 वर्ष का था। रोम ने राहत की सांस ली। लोगों को लगा अब एक युवा और लोकप्रिय शासक आएगा जो पुराने अत्याचारों को पीछे छोड़ देगा। शुरू के कुछ महीने सचमुच आश्वस्त करने वाले लगे। उसने कुछ कैदियों को रिहा किया, करों में डील दी, जनता के बीच धन बांटा और रोम ने उत्सव मनाया। ऐसा लगा जैसे नया शासन पिछले अंधेरे को धो देगा। मगर यह राहत
बहुत थोड़े समय की थी। कुछ ही महीनों बाद कैलिगुला गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज बुखार, लंबी बीमारी और मौत के करीब झूलते हुए कई दिन। जब वह वापस उठा तो दरबार ने सिर्फ एक स्वस्थ शासक नहीं देखा, उसने एक बदला हुआ आदमी देखा। ऐसा लगा जैसे भीतर दबी हुई कोई चीज अब सतह पर आ गई हो। बीमारी ने उसे नया नहीं बनाया, उसने शायद बस वह पर्दा हटा दिया जो पहले उसके असली स्वभाव पर पड़ा था। अब रोम एक ऐसे कैलिगुला से मिलने वाला था जिसे रोकने के लिए न कानून तैयार था न समाज। बीमारी के बाद उसके व्यवहार में डरावना परिवर्तन साफ दिखने लगा। उसकी आंखों में एक बेचैन चमक रहती थी। वह खुद को साधारण मनुष्य मानना छोड़ चुका था। उसने खुलकर कहना शुरू किया कि वह देवताओं की श्रेणी में है, बल्कि जुपिटर की छाया है। मंदिरों में उसकी प्रतिमाएं स्थापित करने के आदेश दिए गए। लोगों से अपेक्षा की गई कि वे उसे उसी तरह नमन करें जैसे देवमूर्ति को करते हैं। जो झुका नहीं वह सुरक्षित नहीं रहा। यह केवल पागलपन नहीं था, यह सत्ता की गहरी चाल भी थी, क्योंकि जैसे ही शासक खुद को ईश्वरीय बना देता है, उसके खिलाफ सवाल उठाना धर्मद्रोह जैसा बना दिया जाता है। कैलिगुला यही चाहता था। वह आलोचना से ऊपर उठना चाहता था, जवाबदेही से मुक्त होना चाहता था और भय को आदत बना देना चाहता था। सीनेटर चुप हो गए, न्यायाधीश चुप हो गए, सेनापति चुप हो गए। और जब बड़े लोग चुप हो जाते हैं तो सबसे भारी कीमत वे चुकाते हैं जिनके पास पहले से ही कम शक्ति होती है। रोम की औरतें इसी चुप्पी का सबसे गहरा शिकार बनी। कैलिगुला की निगाह अब हर उस स्त्री पर जा टिकती थी जो सुंदर थी, प्रभावशाली परिवार से थी या बस उसकी इच्छा के दायरे में आ गई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसी सीनेटर की पत्नी है, किसी सेनापति की बेटी है या किसी सम्मानित घर की नवविवाहिता। उसके लिए रिश्ते, मर्यादा, सामाजिक नियम कुछ भी मायने नहीं रखते थे। सत्ता ने उसके भीतर की हर सीमा मिटा दी थी। प्राचीन स्रोत बताते हैं कि वह उत्सवों, विवाहों और भोजों में जाता, लोगों के बीच बैठता और अगर किसी स्त्री पर उसका मन आ गया तो उसी पल उसे अपने साथ ले जाने का आदेश दे देता। पति सामने होता, पिता सामने होता, पर कोई विरोध नहीं कर पाता। विरोध का अर्थ केवल असहमति नहीं था, वह मौत का निमंत्रण बन जाता। रोम में कानून नाम की चीज अब धीरे धीरे एक आदमी की सनक में सिमटती जा रही थी। कहा जाता है एक सीनेटर के विवाह समारोह में वह मेहमान बनकर पहुंचा। दावत चली, संगीत बजता रहा और फिर उसके सामने दुल्हन आई। उसने बिना झिझक उसका हाथ पकड़ा और उसे महल की ओर ले गया। सभागार चढ़ हो गया। सबने देखा, किसी ने रोका नहीं। वह क्षण केवल एक स्त्री की बेइज्जती नहीं था, वह पूरे रोमन समाज की आत्मा पर चोट था। लेकिन यह सब भी पर्याप्त नहीं था। कैलिगुला ने महल के भीतर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जहां कुलीन घरों की स्त्रियों को बुलाया जाता था। औपचारिक भाषा में उसे शाही व्यवस्था कहा गया, पर वास्तविकता कहीं अधिक भयावह थी। वहां इच्छा उनका अधिकार नहीं थी। पति और पिता बाहर प्रतीक्षा करते रहते, कभी घंटों, कभी पूरी रात, और जब वे स्त्रियां वापस लौटती तो उनका शरीर लौटता था, आत्मा नहीं। उनके चेहरे पर एक टूटन होती थी, पर रोम की सड़कें उस टूटन की गवाह बनकर भी मूक रहती थीं। इस पूरे दौर की सबसे भयानक बात केवल अत्याचार नहीं थी, बल्कि वह सामूहिक मौन था जिसने उसे जारी रहने दिया। कैलिगुला की क्रूरता केवल राज्य या समाज तक सीमित नहीं रही, उसने अपने ही परिवार की पवित्र सीमाओं को भी तोड़ डाला। उसकी 3 बहनें थीं, एग्रिपिना, ड्रुसिला और लिविला। तीनों शाही रक्त से थीं, तीनों महल की शक्ति और भय के बीच जी रही थीं। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि उनका भाई उनके साथ वैसे पेश आता था जैसे वे रिश्तेदार नहीं, उसकी निजी संपत्ति हों। दरबार में उनका स्थान, उनकी उपस्थिति, उनके साथ सार्वजनिक व्यवहार, सब कुछ सभ्य मर्यादा से परे था। लोग देखते थे, पर देखने से आगे नहीं बढ़ते थे। इन तीनों में ड्रुसिला को वह सबसे अधिक महत्व देता था। उसे उसका असामान्य लगाव प्रसिद्ध था। 38 ईस्वी में जब ड्रुसिला की अचानक मृत्यु हुई तो कैलिगुला बिखर गया। कई दिनों तक
वह सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा। उसने ड्रुसिला को देवी घोषित कराया, उसकी मूर्तियां स्थापित कराईं और सम्मान के विशेष आदेश दिए। बाहर से यह शोक लग सकता था, पर इतिहासकार आज तक बहस करते हैं कि यह दुख था, जुनून था या सत्ता का एक और विचित्र प्रदर्शन, क्योंकि कुछ ही समय बाद वह फिर उसी क्रूर रूप में लौट आया, बल्कि पहले से अधिक अस्थिर होकर। ऐसा लगा जैसे ड्रुसिला की मौत ने उसके भीतर बचा हुआ अंतिम नरम धागा भी काट दिया हो। इसके बाद उसकी बाकी बहनों एग्रिपिना और लिबिला के साथ उसका व्यवहार और कठोर हो गया। उसने उन्हें निर्वासन में भेज दिया, वही सज्जा जो कभी उसकी मां को मिली थी। यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं लगता, बल्कि जैसे वह अपने अतीत के घावों को दूसरों पर दोहरा रहा था। वह वही दर्द बांट रहा था जो उसने कभी झेला था, पर यह समझ उसके अपराधों का बचाव नहीं कर सकती। यह बस उस अंधेरे की जड़ें दिखाती है जो उसके भीतर पनप चुकी थी। जल्द ही उसकी क्रूरता पूरे रोम की सामाजिक संरचना को खा रही थी। वह भव्य भोज आयोजित करता, सोने चांदी के पात्र, उम्दा भोजन, बहता हुआ मद्य, संगीत और वैभव। रोम के प्रतिष्ठित पुरुष इसमें बुलाए जाते, पर इन दावतों का असली केंद्र भोज नहीं, चुनाव था। कैलिगुला वहां उपस्थित स्त्रियों को देखता, परखता, और अगर किसी पर उसका मन आ गया तो वह उसके पति या पिता को अलग बुलाकर लगभग शांत आवाज में कहता कि अमुक स्त्री अगले दिन महल में उपस्थित होगी। यह निमंत्रण नहीं था, यह आदेश था। इसे टाला नहीं जा सकता था। एक जनरल की बेटी की शादी के अवसर पर भी ऐसा ही हुआ। तैयारियां पूरी थीं, वह इंतजार कर रहा था। तभी संदेश पहुंचा कि दुल्हन को महल भेजा जाए। जनरल कांप उठा, मगर वह असहाय था। रोम का महान सैन्य गौरव अपने ही सम्राट के सामने पिघल चुका था। इस आतंक ने रोम की दिनचर्या तक बदल दी। धनी घराने समारोहों से डरने लगे। लोग अपनी बेटियों को कम बाहर निकालते। विवाह चुपचाप होने लगे। उत्सवों से उजाला गायब हो गया। लोगों ने समझ लिया था कि खुली खुशी भी खतरा बन सकती है, क्योंकि जहां कैलिगुला की नजर पड़ जाए वहां सुख अधिक देर टिकता नहीं। बाहरी चमक के पीछे रोम का शहर भीतर से कांप रहा था। हर घर में आशंका थी, हर स्त्री के मन में बेचैनी थी, हर पुरुष की जीभ पर ताला था। फिर उसकी लालसा ने एक और रूप लिया। उसे धन चाहिए था। यह सुनने में विचित्र लग सकता है कि सम्राट को भी पैसों की कमी हो, लेकिन कैलिगुला ने राज्य का खजाना फिजूल शानो शौकत, निरर्थक सैन्य अभियानों, महलों, उत्सवों और अपनी निजी सनकों पर इतनी तेजी से उड़ाया कि टिबेरियस द्वारा छोड़ा गया विशाल भंडार भी कम पड़ने लगा। जब खजाना घटा तो उसने भय और लूट का नया खेल शुरू किया। रोमन अभिजात वर्ग पर झूठे मुकदमे चलने लगे। किसी पर राजद्रोह, किसी पर षड्यंत्र, किसी पर रहस्यमय अपराधों का आरोप, और जैसे ही व्यक्ति दोषी ठहराया जाता उसकी संपत्ति शाही खजाने में चली जाती। यह न्याय नहीं, योजनाबद्ध डकैती थी जिसे कानून का रूप दे दिया गया था। धन कमाने के लिए उसने एक और घिनौना रास्ता अपनाया, जिसका बोझ फिर स्त्रियों पर ही डाला गया। महल के एक हिस्से को उसने ऐसे स्थान में बदल दिया जहां धनी रोमन पुरुषों से धन लिया जाता था, और जिन स्त्रियों को वहां धकेला जाता था वे अक्सर प्रतिष्ठित घरों से थीं। यह व्यवस्था केवल अपमानजनक नहीं थी, यह सत्ता द्वारा मनुष्यता का व्यवस्थित अपहरण थी। कोई सहमति नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई विकल्प नहीं। बाहर समाज सभ्यता का मुखौटा पहने था, भीतर शाही सत्ता मनुष्यों को वस्तु में बदल रही थी। इस सब ने रोम के उच्च वर्ग में एक अजीब बीमारी फैला दी, खामोशी की बीमारी। सब जानते थे क्या हो रहा है, सब समझते थे कि राज्य कहां जा रहा है, पर बोलने की कीमत इतनी ऊंची थी कि लोग अपमान सहना स्वीकार करने लगे। 39 ईस्वी में एक सीनेटर ने दरबार में उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत की। केवल एक टिप्पणी, केवल एक प्रतिरोध। अगले ही दिन उसका सिर महल के द्वार पर लटका मिला। संदेश स्पष्ट था। उसके बाद असहमति का साहस लगभग मर गया। दिखने में कैलिगुला अब सर्वशक्तिमान लग रहा था। जो चाहे कर सकता था, जब चाहे कर सकता था, जिसके साथ चाहे कर सकता था। रोम का कानून उसकी मुट्ठी में था, सेना उसकी सुरक्षा में थी,
खजाना उसकी इच्छा पर खुलता था और जनता उसके भय में जी रही थी। लेकिन हर अत्याचारी के भीतर अक्सर एक दूसरा चेहरा भी होता है, डर का चेहरा। कैलिगुला मौत से बुरी तरह भयभीत था। उसे लगता था कोई उसे जड़ दे देगा, कोई रात में घुस आएगा, कोई उसकी नींद के बीच उसका अंत कर देगा। उसने महल की सुरक्षा को कई परतों में बांट दिया। वह अक्सर कमरा बदलकर सोता, पहरेदारों की व्यक्तिगत जांच करता, रातों में भटकता रहता। कहा जाता है उसे नींद नहीं आती थी। वह अंधेरे गलियारों में ऐसे घूमता था जैसे अपने ही बनाए हुए आतंक की परछाई से बचना चाहता हो। जिसने पूरे रोम को कांप आया, वह खुद भी भीतर से कांप रहा था। यही इतिहास का कटु व्यंग्य है। आतंक फैलाने वाला अंततः आतंक का बंदी बन जाता है। इसी बीच उसने एक और आदेश जारी किया जिसने रोमन कुलीन परिवारों की स्त्रियों को नया भय दे दिया। उसने कहा कि प्रतिष्ठित घरानों की महिलाएं नियमित रूप से महल में एक विशेष शाही दरबार में उपस्थित हों। औपचारिक रूप से यह सम्मानजनक मुलाकात कही गई, लेकिन सब समझते थे कि यह उसका चयन कक्ष था। औरतें सजकर जातीं, क्योंकि न जाने पर परिवार को दंड मिल सकता था। वे मुस्कुराहट ओढ़कर प्रवेश करतीं, लेकिन भीतर से कांपती रहतीं। हर एक के मन में बस यही प्रार्थना होती कि आज उसकी ओर ध्यान न जाए, कि आज वह किसी और को देखे, कि आज वह उसे छोड़ दे। पर ऐसी दुआएं हर बार सुन ली जाए। इतिहास ऐसा न्याय नहीं करता। वह एक एक चेहरे पर नजर डालता, संकेत करता, और उस संकेत के साथ एक जिंदगी अपनी दिशा बदल देती। कई लेखकों ने उल्लेख किया है कि जो स्त्रियां इस प्रक्रिया से गुजरीं, वे लौट तो आती थीं, पर वे पहले जैसी कभी नहीं रहीं। उनके चेहरे पर मौन की ऐसी परत बैठ जाती थी जिसे कोई भाषा नहीं हटा सकती थी। रोम के वे पुरुष जो कभी रणभूमि पर शेर समझे जाते थे, अब अपनी पत्नियों और बेटियों को महल तक छोड़कर लौट आते थे। वे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि जीवित रहने का यही मार्ग बचा था। पर भीतर ही भीतर अपमान की आग जमा हो रही थी, विशेषकर सेना और प्रिटोरियन गार्ड के कुछ लोगों में। उनकी वफादारी के बदले उन्हें सम्मान नहीं, तिरस्कार मिल रहा था। वे उसकी रक्षा करते थे और वही आदमी उन्हें सार्वजनिक रूप से छोटा करता था। 40 ईस्वी में कैलिगुला ने अपने अस्थिर स्वभाव का एक और उदाहरण दिया। उसने ब्रिटेन पर अभियान की घोषणा की। बड़ी तैयारी हुई, सेना जुटाई गई, लंबी यात्रा की गई। सैनिक समुद्र तट तक पहुंचे, ये सोचते हुए कि अब युद्ध शुरू होगा। तभी आदेश आया कि समुद्र की लहरों पर हमला करो। सैनिक स्तब्ध रह गए। फिर कहा गया कि सीपियाओं इकट्ठा करो, यही विजय की निशानी होगी। रोम की वीर सेना, जिसे दुश्मनों पर टूट पड़ना था, लहरों के सामने भाले चला रही थी और तट से खोल उठाकर लौट रही थी। यह केवल हास्यास्पद नहीं था, यह उस साम्राज्य की आत्मा के टूटने का दृश्य था जो अब एक विकृत शासक की सनक का खिलौना बन चुका था। जब वह रोम लौटा, उसने इस तमाशे को जीत बताकर जश्न मनाया। जनता से तालियां बजवाई गईं। किसी ने इनकार नहीं किया, क्योंकि इनकार का मतलब बचना नहीं, मिटना था। लेकिन इस घटना ने सेना के भीतर कुछ निर्णायक बदल दिया। अब तक बहुत लोग केवल अपमान सहते रहे थे। अब उन्हें लगा कि यह पागलपन साम्राज्य को भी खा जाएगा। प्रिटोरियन गार्ड और कुछ उच्च वर्ग के लोग धीरे धीरे एक गुप्त विचार के इर्द गिर्द आने लगे। यह कोई अचानक उपजा षड्यंत्र नहीं था। यह वर्षों के अपमान, भय, तिरस्कार और थकान का जमा हुआ परिणाम था। इन लोगों में प्रमुख था कैसियस कैरिया, एक अनुभवी सैनिक अधिकारी। उसने रोम के लिए युद्ध लड़े थे। उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन कैलिगुला उसे पसंद नहीं करता था। वह दरबार में उसका मजाक उड़ाता, उसकी आवाज की नकल करता, उसे कमतर दिखाता। बार बार की गई यह बेइज्जती धीरे धीरे कैरिया के भीतर पत्थर बनती रही। वह बाहर से शांत रहा, भीतर से नहीं। और वह अकेला नहीं था। कुछ अन्य अफसर, कुछ सीनेटर, कुछ दरबारी, सब अपने अपने कारणों से उस सीमा तक पहुंच चुके थे जहां से वापसी नहीं होती। 24 जनवरी 41 ईस्वी का दिन आया। रोम में पैलेटाइन खेलों का आयोजन था। उत्सव था, भीड़ थी, प्रदर्शन थे, और कैलिगुला उस दिन आश्वस्त दिख रहा था।
वह थिएटर में बैठा आनंद लेते हुए जैसे खतरे का अस्तित्व ही न हो। दोपहर के समय वह एक ऐसे मार्ग से महल लौटने लगा जो आम भीड़ से दूर और अपेक्षाकृत संकरा था। वहीं कैसियस कैरिया और उसके साथी प्रतीक्षा में खड़े थे। यह वही क्षण था जिसका फैसला बहुत पहले हो चुका था। कैरिया आगे बढ़ा और रोज की औपचारिकता की तरह उसे आज का संकेत शब्द पूछा। कैलिगुला ने उत्तर दिया। उसी क्षण तलवार चमकी। पहला वार हुआ, फिर दूसरे, फिर और। वह चीखा, मगर वह चीख गलियारे की दीवारों से बाहर नहीं जा सकी। कुछ ही पलों में वह आदमी जो खुद को देवता कहलवाता था, वहीं एक नश्वर देह की तरह गिर पड़ा। कई वारों ने उस मिथक को तोड़ दिया कि वह अछूता है। इतिहासकार लिखते हैं कि उसके शरीर पर अनेक प्रहार हुए। अंत वैसा नहीं था जैसा उसने अपने लिए कल्पना की थी। वह साम्राज्य का सूर्य नहीं, एक तंग मार्ग में बुझी हुई लौ बनकर रह गया। जब रोम में उसकी मृत्यु की खबर फैली, प्रतिक्रियाएं बंटी हुई थीं। कुछ लोग भय में अविश्वास से जमे रह गए, कुछ ने राहत महसूस की, कुछ ने खुलकर आनंद मनाया, कुछ चुप रहे जैसे अब भी यकीन न हो कि डर का वह चेहरा सचमुच चला गया है। पर उन स्त्रियों के घरों में जो उसकी क्रूरता का बोझ उठाती रही थीं, उस रात शायद एक अलग तरह की खामोशी थी। वह डर की नहीं, ठहरते हुए बोझ की खामोशी थी। फिर भी सवाल बचा रहा, क्या उसका मरना न्याय था? क्या उन औरतों को न्याय मिल गया? क्या किसी ने उनके साथ हुए अपमान को दर्ज किया? क्या किसी ने उनसे पूछा कि वे कैसी हैं? जवाब था नहीं। कैलिगुला चला गया, लेकिन उसका छोड़ा हुआ दर्द जिंदा रहा। रोम ने आगे बढ़ना चुना। नया शासक आया, नया दरबार सज गया। सीनेट फिर चलने लगी, सेना फिर कदमताल करने लगी। साम्राज्य की मशीनरी, जो कभी बहुत देर तक नहीं रुकती, फिर घूमने लगी। पर जिन घरों तक कैलिगुला का आतंक पहुंच चुका था, वहां समय रुक गया था। दीवारें वहीं थीं, दरवाजे वहीं थे, पर उनके पीछे रहने वाली स्त्रियां बदल चुकी थीं। कुछ ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ ने अपना दुख भीतर ही भीतर ढोया, कुछ समाज से कट गईं। यह उस युग की सबसे भीषण त्रासदी थी। अत्याचार हुआ, लेकिन उसकी पीड़ा को इतिहास के योग्य नहीं माना गया। क्लॉडियस के शासन में कुछ अत्याचारी व्यवस्थाएं हटाई गईं, सीनेट को कुछ अधिकार लौटाए गए। लोगों को लगा कि अब संतुलन लौटेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि उन औरतों के साथ क्या होगा जिनकी जिंदगियां महल की अंधेरी संरचना में बदल दी गई थीं। किसी ने यह नहीं सोचा कि सम्मान के बिना राहत अधूरी है और न्याय के बिना नया शासन भी पुराने घाव नहीं भर सकता। रोमन समाज स्त्रियों की पीड़ा को केंद्र में रखने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे यह निजी अपमान लगता था, ऐतिहासिक प्रश्न नहीं। कहा जाता है एक सीनेटर की पत्नी, जो कैलिगुला के दरबार की शिकार रही थी, बाद में अपने ही पति द्वारा अस्वीकार कर दी गई। वह स्त्री जिसने पहले राज्य का अत्याचार झेला, फिर समाज की बेरुखी का सामना किया। पति ने उसे वापस स्वीकारने से इनकार कर दिया, मानो उस पर हुआ अत्याचार उसी का दोष हो। वह अकेली छूट गई, उसी शहर में जिसने पहले उसकी रक्षा नहीं की और बाद में उसे अपनाने से भी मना कर दिया। यह केवल एक स्त्री की कहानी नहीं थी, यह उन अनगिनत स्त्रियों की तस्वीर थी जिन्हें पहले सत्ता ने तोड़ा और फिर समाज ने भुला दिया। इतिहास के पन्नों में कैलिगुला का नाम बचा रहा। उसके पागलपन, उसकी क्रूरता, उसकी हत्या का वर्णन मिलता है। पर जिन स्त्रियों ने सबसे अधिक यातना झेली, उनके नाम अक्सर गुम हैं, जैसे वे जीं, टूटीं और इतिहास की नजर से बाहर चली गईं। यही वह जगह है जहां हमें रुककर सोचना पड़ता है। इतिहास हमेशा केवल राजाओं का नहीं होता। इतिहास उन लोगों का भी होता है जिनकी आवाजें लिखी नहीं गईं, जो बिना स्मारक के मर गए, जो बिना नाम के सहते रहे। कैलिगुला का दौर रोम को एक स्थायी सबक देकर गया। जब सत्ता पर लगाम नहीं रहती, तो सबसे पहले वही लोग टूटते हैं जिनके पास प्रतिरोध के साधन सबसे कम होते हैं। सबसे पहले वही कुचले जाते हैं जिनकी सुरक्षा दूसरों की नैतिकता पर निर्भर करती है। रोमन स्त्रियां इस सच्चाई की मौन गवाह बन गई। उन्होंने देखा कि सभ्यता का दावा करने वाला समाज भी जरूरत पड़ने पर अपने सबसे कमजोर लोगों को
अकेला छोड़ सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलिगुला की मौत के बाद भी उसका प्रभाव रोम से तुरंत नहीं गया। उसके आदेश, उसकी आदतें, उसका भय, उसकी बनाई हुई संरचनाएं सब लंबे समय तक शहर की नसों में तैरते रहे। बाद के शासकों के दौर में जब लेखकों ने उसके समय को समझने की कोशिश की तो एक विचित्र बात सामने आई। उस अवधि से जुड़े कई दस्तावेज गायब थे। कुछ नष्ट किए गए, कुछ जानबूझकर मिटा दिए गए, कुछ शायद छिपा दिए गए। क्यों? क्योंकि उन अभिलेखों में केवल कैलिगुला के अपराध नहीं होंगे, उनमें उन लोगों की भूमिकाएं भी होंगी जिन्होंने उसे सहारा दिया, उसका साथ निभाया, उसकी आज्ञाएं मानी या कम से कम उसके सामने चुप्पी साधे रखी। और वे लोग शायद बाद के दरबारों में भी मौजूद थे। चेहरे नए हो सकते थे, सोच उतनी नई नहीं थी। यही इस पूरे प्रसंग की सबसे भयावह विरासत थी। कैलिगुला मर गया, लेकिन वह मानसिकता नहीं मरी जो मनुष्यों को सत्ता की वस्तु समझती थी। वह सोच नहीं मरी जो कहती है कि ताकत के सामने रिश्ते, नियम और नैतिकता सब छोटे हैं। वह ढांचा नहीं टूटा जो कमजोरों की पीड़ा को महत्वहीन मानता था। यही कारण है कि उसके जाने के बाद भी पीड़ित स्त्रियों को न्याय नहीं मिला। कुछ विवरण बताते हैं कि क्लॉडियस के समय कुछ महिलाएं अपनी पीड़ा को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने की कोशिश तक लेकर गईं। वे चाहती थीं कि जो हुआ उसे स्वीकार किया जाए, मान्यता मिले और शायद न्याय भी। लेकिन सीनेट ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। कहा गया कि वह अध्याय बीत चुका है, कैलिगुला मर चुका है, रोम को आगे देखना चाहिए। यानी जिनकी जिंदगियां अतीत में फंसी थीं, उनसे कहा गया कि वे भी आगे बढ़ जाएं। यह दूसरा अन्याय था, और कई बार दूसरा अन्याय पहले से भी अधिक निर्मम होता है। इस अंधेरे में कुछ जटिल मानवीय चेहरों का भी जिक्र मिलता है। कैलिगुला की अंतिम पत्नी सिसोनिया का नाम उनमें आता है। कुछ स्रोत संकेत करते हैं कि वह उन थोड़े लोगों में थी जिनकी बात वह कभी कभी सुन लेता था। शायद उसने कई बार उसके कुछ अतिरेक रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीमाएं स्पष्ट थीं। वह भी उसी सत्ता संरचना में एक स्त्री थी जहां प्रभाव और अधिकार एक नहीं होते। कैलिगुला की हत्या के दिन सिसोनिया को भी मार दिया गया। उसकी छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। नए शासन को पुराने शासन का कोई चिन्ह नहीं चाहिए था। रोम में सत्ता बदलना केवल राजनीतिक घटना नहीं होता था, वह स्मृति का भी सफाया बन जाता था। और तब वह प्रश्न उठता है जो सदियों से विद्वानों, इतिहासकारों और मनोवैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। क्या कैलिगुला सचमुच पागल था, या वह अपनी हर चाल पूरी समझ के साथ चल रहा था? क्या वह मानसिक बीमारी का शिकार था, या बेलगाम सत्ता ने उसके भीतर छिपे विकारों को बिना रोक टोक बाहर निकाल दिया? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। आधुनिक विश्लेषणों में कुछ विशेषज्ञ उसके भीतर गहरे आत्ममोह, सहानुभूति की कमी और चरम अधिकार बोध जैसी प्रवृत्तियां देखते हैं। वह स्वयं को सर्वोच्च मानता था, दूसरों की पीड़ा से अप्रभावित रहता था और अपनी हर इच्छा को अधिकार समझता था। यह एक संभावित मनोवैज्ञानिक ढांचा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे केवल पागल कह देना आसान रास्ता है। वे तर्क देते हैं कि वह कई मामलों में बहुत सोची समझी चालें चलता था। उसने खुद को देवता इसलिए घोषित किया ताकि सवालों से ऊपर उठ सके। उसने झूठे मुकदमे इसलिए चलाए ताकि धन हड़प सके। उसने सैनिकों को अपमानजनक आदेश इसलिए दिए ताकि उनकी स्वतंत्र प्रतिष्ठा टूटे और वे उसकी सनक के अधीन हो जाएं। अगर यह सब रणनीति थी तो इसमें विक्षिप्तता से अधिक सत्ता की समझ थी। शायद सच इन दोनों ध्रुवों के बीच छिपा है। संभव है कैलिगुला एक गहरे टूटे हुए अतीत से निकला हुआ व्यक्ति था, जिसने बचपन में विश्वास, सुरक्षा और संबंधों का विघटन देखा। पिता की मौत, मां का निर्वासन, परिवार का विनाश, दरबार की साजिशें, भय और अपमान, इन सब ने उसके भीतर किसी स्वस्थ आत्मा को जन्म नहीं लेने दिया। फिर उसे अचानक निरंकुश शक्ति मिल गई। एक टूटा हुआ मन जब बिना जवाबदेही की ताकत पाले तो वह अक्सर अपने घावों का इलाज नहीं करता, दूसरों को घायल करना शुरू कर देता है।
यह कोई माफी नहीं, केवल समझ है। क्योंकि अत्याचार अचानक आसमान से नहीं गिरता, वह लंबे समय तक पनपता है, अनदेखे घावों, असुरक्षित संरचनाओं और समाज की चुप्पी में। इसीलिए कैलिगुला की कहानी केवल एक राक्षसी सम्राट की कथा नहीं है, यह हर उस व्यवस्था के लिए चेतावनी है जहां अधिकार बिना जवाबदेही के बढ़ता है, हर उस समाज के लिए जिसमें कमजोर की चीख सत्ता के शोर में खो जाती है, हर उस इंसान के लिए जो यह मान लेता है कि चुप रहना सबसे सुरक्षित विकल्प है। क्योंकि इतिहास बार बार साबित करता है, चुप्पी तटस्थ नहीं होती। चुप्पी अत्याचारी की सबसे बड़ी साथी बन सकती है। जब लोग देखते हुए भी नहीं बोलते, तब जुल्म अकेला नहीं रहता, उसे सहमति का मौन कवच मिल जाता है। कैलिगुला की मृत्यु के बाद कुछ लेखकों ने उसके शासन को पागलपन का द्वार कहा, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो शायद उससे भी सटीक नाम होगा खामोशी का द्वार। असली त्रासदी केवल उसका विकृत व्यवहार नहीं था, असली त्रासदी वह सामूहिक मौन था जिसने उसे बढ़ने दिया। वह मौन गलियों में था, दरबार में था, सीनेट में था, सेना में था और उन घरों में भी था जहां से स्त्रियां कांपते हुए महल जाती थीं और लौट कर भी कभी सच में वापस नहीं आती थीं। और अब सबसे आवश्यक प्रश्न बचता है, क्या कैलिगुला जैसे लोग केवल प्राचीन इतिहास की वस्तु हैं? क्या ऐसी निरंकुशता सिर्फ रोमन महलों में जन्म लेती थी? क्या ऐसी खामोशी सिर्फ उस एक युग की बीमारी थी? जवाब असुविधाजनक है, क्योंकि इतिहास आईना होता है। वह केवल अतीत नहीं दिखाता, वह संभावित वर्तमान भी दिखाता है। कैलिगुला का शासन केवल 4 वर्षों तक चला, 37 से 41 ईस्वी तक। पर उन 4 सालों ने जितना जहर समाज में घोला, उसके निशान लंबे समय तक रहे। अनगिनत जीवन टूटे, कई परिवार बिखरे, कई स्त्रियां भीतर से मर गईं, और रोम, जो खुद को सभ्यता का शिखर समझता था, यह सब देखता रहा। इसलिए अपराध केवल कैलिगुला का नहीं था, अपराध उन लोगों का भी था जो जानते थे फिर भी चुप रहे। क्योंकि जुल्म को हमेशा केवल जालिम की शक्ति नहीं बढ़ाती, उसे देखने वालों की चुप्पी भी बढ़ाती है। वही खामोशी जो कहती है यह मेरा मामला नहीं, वही खामोशी जो डर के कारण सिर झुका लेती है, वही खामोशी जो धीरे धीरे अत्याचार को सामान्य बना देती है। रोम की वे स्त्रियां जिनके नाम समय ने मिटा दिए, आज भी याद किए जाने लायक हैं। इतिहास ने उनके आंसू नहीं गिने, पर उनका दर्द इतिहास की सबसे सच्ची गवाही में से एक है। यह कहानी उन्हीं के लिए है, उन आवाजों के लिए है जिन्हें दबा दिया गया, उन जिंदगियों के लिए है जिन्हें साम्राज्य ने इस्तेमाल करके भुला दिया। कैलिगुला के महल अब खंडहर हैं, उसका वैभव मिट्टी में मिल चुका है, उसका सिंहासन धूल का हिस्सा हो गया, मगर उसने जो घाव दिए वे स्मृति में बचे रहे। और यही कारण है कि इतिहास पढ़ा जाता है, ताकि हम समझ सकें कि ताकत जब नशा बन जाती है तो इंसान किस हद तक गिर सकता है, ताकि हम याद रखें कि मौन की कीमत कितनी भारी हो सकती है, ताकि हम जानें कि दबाई गई आवाजें मरती नहीं, वे समय के साथ सबक बन जाती हैं। आज की यह कथा यहीं रुकती है, लेकिन इतिहास के अंधेरे कक्ष अभी खाली नहीं हुए। बहुत से ऐसे सच हैं जो अब भी परतों के नीचे दबे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भूली हुई कहानियां सामने आए, तो इस सफर का हिस्सा बने रहिए, इस कहानी को आगे बढ़ाइए और अगली बार फिर लौटिए, क्योंकि इतिहास थमता नहीं और सच चाहे जितना दबा हो, एक दिन रास्ता बनाकर सामने आ ही जाता है।